हेलो प्रिय स्टूडेंट, आप सभी को के बीवी स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। हम आप लोग को आज पढ़ाएंगे विश्व राज सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। और काफ़ी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करें क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। इसी को देखते हुए काफ़ी सरल शब्दों और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण लेसन है उसी लेसन को हम बहुत जल्द बताने का प्रयास करें ताकि आप लोग को इंटरनल एग्ज़ाम हो या एक्सटर्नल एग्ज़ाम हो इसमें किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, ठीक है। सबसे पहले जो इसमें आप लोग को हम पढ़ाएंगे प्रिय स्टूडेंट, तो इसमें सबसे पहले आप लोग को पढ़ाएंगे पहला क्वेश्चन के तौर पे विश्व राज सिद्धांत क्या होता है। सबसे पहले तो आपको समझना विश्व राज सिद्धांत का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, यही ठीक है, या विश्व राज सिद्धांत क्या होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हो सकता है विश्व राज सिद्धांत की उत्पत्ति के कारण क्या था, विश्व राज सिद्धांत उत्पत्ति का कारण क्या था। उसके बाद नेक्स्ट है विश्व राज सिद्धांत के पीछे किनकी भूमिका थी, विश्व राज सिद्धांत का उदय हुआ तो इनके पीछे किनका भूमिका था, और विश्व राज सिद्धांत की क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, और विश्व राज सिद्धांत की उपयोगिता क्या और विश्व राज निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है। जो हम लोग को बता रहे हैं ना, काफ़ी सरल शब्दों में क्वेश्चन के तौर पे बता रहे हैं, कुछ भी आ सकता है। हम जो जितना पढ़ाएंगे सिर्फ एक पॉइंट में एक पैराग्राफ में इसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंट जो बनता है तो विश्व राज सिद्धांत की विशेषताएं की आने की संभावना बहुत ज़्यादा, इससे प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। हम एक पूरा टॉपिक में आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे विश्व राज सिद्धांत क्या है, इसकी उत्पत्ति का कारण क्या था, इनकी विश्व राज सिद्धांत के जो उत्पन्न उनकी किनकी भूमिका थी, उसके बाद विशेषता क्या है, ठीक है। और काफ़ी सरल शब्दों में बताने का प्रयास करेंगे प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले विश्व राज सिद्धांत देखिए, विश्व राज सिद्धांत क्या कहते हैं। अगर एक और सरल शब्दों में बात करें तो एक सब के लिए और सब एक के लिए, कहने का मतलब है कि विश्व राज सिद्धांत, तो विश्व राज सिद्धांत क्या होता है। मान लीजिए कोई बड़ा संगठन ये बनाया गया, ठीक है, ये संगठन बनाया गया तो ये आपका विश्व राज सिद्धांत हो गया। इसके ये छोटे छोटे जो देश है, छोटे छोटे देश हैं, ये सब देश इसके विश्व राज सिद्धांत के नियमों का पालन करेंगे। क्योंकि पहले ये था कि जब एक विश्व राज सिद्धांत नहीं था, विश्व राज सिद्धांत की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तो छोटे छोटे राज्य थे, ये छोटे छोटे राज्य मनमाना करते थे और अपने अपने आप को संप्रभु मानते थे और शक्तिशाली मानते थे, जिसे कई देशों को काफ़ी परेशानी। मान लीजिए छोटे राज्य इस पे हमला कर दिए, छोटे राज्य इस पे हमला कर दिए, छोटे राज्य इस पे हमला कर दिए, इस पे हमला कर दिए, तो कोई एक ऐसा सिद्धांत की उत्पत्ति नहीं हो पाया जिससे इसकी सॉल्यूशन निकल सके। उसी के सॉल्यूशन निकालने के लिए विश्व राज सिद्धांत की स्थापना किया गया, क्योंकि विश्व राज सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है ना जो एक सब के लिए और सब एक के लिए। मान लीजिए कहने का तात्पर्य ये जो है विश्व राज सिद्धांत, ये सब छोटे छोटे देश के लिए है और ये छोटे छोटे देश सब इसके लिए है, ठीक है, यानी एक सब के लिए और सब एक के लिए प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। जो और मान लीजिए विश्व राज सिद्धांत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय, जो विश्व राज सिद्धांत की अवधारणा दिया गया वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई छोटे छोटे राष्ट्र उत्पन्न हुए, ठीक है, और कई भयानक युद्ध हुआ, जिसके बाद कई भयानक लड़ाई किया गया। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विश्व राज सिद्धांत की अवधारणा विकसित करने में आदर्शवादी विचारकों का प्रमुख योगदान है। क्या आदर्शवादी जो विश्व राज सिद्धांत है उसकी अवधारणा को विकसित करने में प्रमुख योगदान या प्रमुख श्रेय किसे दिया, आदर्शवादी विचारकों का दिया जाता है, प्रमुख योगदान है। देखिए आदर्शवादी विचारक क्या बोलते हैं, तो आदर्शवादी विचारक एक लाइन में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आदर्शवादी विचारक बोलते हैं क्या होना चाहिए पर निर्भर है, बोलते हैं कि क्या होना चाहिए, ठीक है। आदर्शवादी विचारक बोलते हैं क्या होना चाहिए पर निर्भर करता है, ठीक है, क्या होना चाहिए बोलते हैं कि मानव स्वभाव झगड़ालू नहीं होता, लेकिन समय मानव एक प्रगतिशील प्राणी है, ठीक है, तो वे समय के अनुसार उनका मन चेंज होता रहे। मान ले घर है, ठीक है, घर में दो भाई हैं, ये मान लीजिए दो भाई तो समय के अनुसार इसमें भी अपने भाइयों में भी झगड़ा हो जाता है, ठीक है। समय के अनुसार ये भाई इससे झगड़ा करता है, ये भाई इससे झगड़ा करता है, समय के अनुसार उसमें मन में भी परिवर्तन आता है, क्योंकि एक प्रगतिशील प्राणी समय के अनुसार उसमें परिवर्तन होते रहता है। फिर स्टूडेंट यही बात को बता रहे हैं।
विश्व राज्य होगा जो किसी विशेष प्रदेश की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं होगा। और जो विश्व राज्य होगा ना प्रिय स्टूडेंट, जो विश्व राज्य होगा ये किसी, मान लीजिए कि ये भारत है ये, तो भारत का मान लीजिए ये सीमा है, तो ये किसी सीमा में बंधा हुआ नहीं होगा, ये किसी सीमा में बंधा हुआ नहीं होगा। और इसके साथ अपितु सारे भूमंडल में फैला हुआ, सारे भूमंडल में फैला हुआ होगा, अनेक अनेक क्षेत्रों में फैला हुआ, तो भारत तक ही सीमित रहेगा, अनेक अनेक भूमंडल में फैला हुआ होगा। उसके बाद विश्व के सभी भागों में रहने वाले व्यक्ति इसके नागरिक होंगे। और विश्व के जो इसके अंदर रह रहे, इसके विश्व के अंदर जितने भी व्यक्ति रह रहे, इसके सभी इसके नागरिक होंगे। और इनका निष्ठा का और आदेशों का पालन विश्व राज्य जो सिद्धांत का, जो विश्व राज्य सिद्धांत होगा, एक सिद्धांत होगा, मान लीजिए कुछ अगर ये आदेश देता है तो इसके छोटे छोटे राष्ट्र सभी मानेंगे और इनका निष्ठा का पालन करेंगे, ना कि अनुशासनहीनता का प्रयोग करेंगे। जो इनके द्वारा निर्देश दिया जाएगा उस निर्देशों का हम पालन करेंगे। ये काफ़ी ब्रीफ शब्दों में और एकदम छोटे शब्दों में आप लोग को विश्व राज्य सिद्धांत की समझाने का प्रयास किया हुआ। तो विश्व राज्य सिद्धांत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रारंभ हुआ और इसमें आदर्शवादी विचारकों का महत्वपूर्ण योगदान था। और ये विश्व राज्य में प्रत्येक क्षेत्र में रहने वाले सीमाओं से बंधा हुआ नहीं होना चाहिए और भूमंडल में फैला हुआ होना चाहिए। विश्व के सभी भागों में जो नागरिक जो रहेंगे वो विश्व राज्य में रहने वाले व्यक्ति इसके नागरिक होंगे और इसके निष्ठा रखेंगे और इसके आदेशों का पालन करेंगे। एकदम काफ़ी सरल शब्दों में समझाने की है। अगर बोला जाए विश्व राज्य सिद्धांत की उत्पत्ति के कारण क्या था, तो 1945 द्वितीय विश्व युद्ध का कारण विश्व राज्य सिद्धांत की उत्पत्ति का कारण था। तो विश्व राज्य सिद्धांत के पीछे किनकी भूमिका थी, तो आदर्शवादी विचारकों की भूमिका थी और इनके विशेषताओं के बारे में वर्णन करते हैं प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, काफ़ी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किए हैं। अब चलिए आप लोग को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम डीपली आप लोग को बताते हैं कि विश्व राज्य सिद्धांत क्या होता है, इनकी भूमिका थी, इनके पीछे आने का रीजन क्या था, इनकी विशेषता क्या था। चलिए ठीक है, जो हम पढ़ा रहे विश्व राज्य सिद्धांत क्या है, तो विश्व राज्य सिद्धांत की अवधारणा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। जो विश्व राज्य सिद्धांत की अवधारणा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विश्व राज्य सिद्धांत की अवधारणा को विकसित करने में आदर्शवादी विचारकों का प्रमुख, हम आप लोग को पहले बता चुके थे, जो विश्व राज्य सिद्धांत को विकसित करने की अवधारणा जो आदर्शवादी विचारकों का प्रमुख योगदान रहा, उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की दुर्बलताओं और अणुपरमाणु बम का आविष्कार। और उसमें बात करें तो क्या था, आदर्शवादी विचारकों ने क्यों ऐसा बोला, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की दुर्बलता धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अणु और परमाणु बम ऐसे अणु और परमाणु बम का आविष्कार होने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध में आप देख सकते हैं इतने भयानक हथियारों का उपयोग किया गया जो मानव इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था और मानव इतिहास के लिए काफ़ी हानिकारक था। इसलिए जो आदर्शवादी विचारक है इसलिए बोलते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये प्रारंभ हुआ प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महाद्वीप की बात करें तो संगठनात्मक शस्त्रों के आविष्कार ने अनेक मानवतावादी राजनीतिज्ञों और विचारकों को यह सोचने के लिए विवश कर दिया। बात करें इनकी दुर्बलता, अणु परमाणु का आविष्कार होने के बाद अंतर महाद्वीपीय की बात करें या संघारक शस्त्रों के आविष्कार के अनेक मानववादी राजनीतिज्ञों और विचारकों को सोचने के लिए विवश कर दिया, क्योंकि अनेक अस्त्र और शस्त्र का उपयोग हो रहा था, अनेक अस्त्र परमाणु बम का क्या बोलते हैं बनाया जा रहा था, जिसे राजनीतिज्ञ मानववादी ने विवश हो गए, सोचने के लिए विवश हो गए और बोलते हैं अधिमानव जाति का तीसरा महायुद्ध में अणुशक्ति के प्रकोप से बचना है और बोलते हैं अधिमानव को तीसरे महायुद्ध को अणुशक्ति के प्रकोप से बचाना है, तो विश्व के सभी राष्ट्रों को एक ऐसे विश्व संघ का निर्माण करना होगा जिसमें शांति व व्यवस्था का उत्तरदायित्व विश्व सरकार को होगा। कहने का मतलब है, अगर तृतीय बोलते हैं विश्व राज्य सिद्धांत में ये बोला जाता है, अगर तृतीय विश्व युद्ध यानी महायुद्ध को रोकना है तो सबसे पहले हमें एक ऐसे विश्व संघ का निर्माण करना होगा जिसमें शांति व व्यवस्था का उत्तरदायित्व तो विश्व सरकार का होगा। ऐसे संघ की स्थापना करें, ऐसे समुदाय की स्थापना करें जिसमें से उसकी व्यवस्था क्या होगा, उत्तरदायित्व तो विश्व सरकार का होगा, जिसमें शांति व्यवस्था कायम हो सके, शांति व्यवस्था बना रहे, तब तृतीय विश्व युद्ध की संभावना बहुत ही कम हो जाएगा।
विश्व राज्य ऐसा राज्य होगा जो किसी विशेष विशेष प्रदेश की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं होगा। कहने का मतलब है कि जो विश्व राज्य होगा एक विशेष सीमा में बंधा हुआ नहीं होगा प्रिय स्टूडेंट, अपितु सारे भूमंडल में फैला हुआ होगा, क्योंकि हम एक निर्धारण नीचे सीमा नहीं कर सकते। ये सीमा निर्धारण कर देंगे तो विश्व राज्य सिद्धांत नहीं कहलाए, क्योंकि एक विशेष सीमा में बंधा हुआ होगा। इसलिए बोला गया है कि विश्व राज्य सिद्धांत एक विशेष सीमा में बंधा हुआ नहीं होगा, अपितु पूरे भूमंडल में फैला हुआ होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर बोल सकते हैं कि ये मान लीजिए ये आपके गांव है, मान लीजिए प्रिय स्टूडेंट ये आपका गांव है, तो ये आपके गांव, और मान लीजिए ये कोई आदमी, ठीक है, तो ये जो आदमी है तो ये आदमी है, तो ये अपने गांव से प्रत्येक व्यक्ति जो इस समुदाय में रहते हैं उससे सारे संपर्क रहता है, सारे संपर्क रहता है, और इस समुदाय से फिर ये जुड़े हुए होते हैं और इसके सभी नागरिक होते हैं। उसके बाद ये जुड़े हुए होते हैं और सारे भूमंडल फैला हुआ होता है, तो ये इसको देखता है। इसी तरह बोला गया है विश्व के सभी भागों में रहने वाले व्यक्ति इसके नागरिक होंगे और इसके निष्ठा रखेंगे, इसके आदेशों का पालन करेंगे, ठीक है। और जो विश्व राज्य सिद्धांत होगा, जो इनके सदस्य होंगे, जो इनके सदस्य शामिल होंगे, उसे उनके निष्ठा का पालन करना होगा, उनके आदेशों का पालन करना होगा, ठीक है। यही बात को ये देखिए काफ़ी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किए प्रिय स्टूडेंट, विश्व राज्य सिद्धांत क्या होता है, ठीक है, और ये कब शुरुआत हुआ, कब नहीं हुआ, ठीक है, और काफ़ी सरल शब्दों में बताने का, और इसकी उत्पत्ति कब हुआ, किनकी भूमिका थी, इनकी विशेषता का वर्णन करते हैं विस्तार से, ठीक है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस लेसन। इसलिए अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो KVV स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे प्रिय स्टूडेंट। चलिए अब इनकी विशेषताओं को और ध्यान आकर्षित करते हैं, ठीक है। जो इनकी विशेषता क्या हो सकती है, तो इनकी विशेषता में आप देख सकते हैं कि विश्व राज्य सिद्धांत की विशेषता जो होता है प्रिय स्टूडेंट, विशेषता क्या क्या होगा। सबसे पहले विश्व राज्य एक संगठनात्मक व्यवस्था है, ठीक है, संघात्मक व्यवस्था है। दूसरा संगठनात्मक व्यवस्था मतलब देखिए छोटी छोटी इकाइयों में फैला हुआ होगा, और वो विश्व राज्य सिद्धांत है उसके आदेशों का पालन, ये छोटे छोटे संगठन इनके आदेशों का पालन करेंगे, इसी को बोलते हैं संघात्मक व्यवस्था। दूसरा विश्व राज्य सिद्धांत की सामूहिक सुरक्षा की विकसित रूप, और विश्व राज्य सिद्धांत है वो सामूहिक सुरक्षा का विकसित रूप विकास करना चाहता है, क्योंकि पूरे जो छोटे छोटे देश है सभी क्षेत्रों को लेकर, सभी देशों को लेकर चलने की बात करता है विश्व राज्य सिद्धांत, और विकसित रूप देने की बात करता है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व राज्य शांति स्थापित करने का संस्थागत प्रयास है, और विश्व राज्य सिद्धांत जो है प्रिय स्टूडेंट ये सभी छोटे छोटे देशों में शांति स्थापित करने का संस्थागत प्रयास करता है। विश्व राज्य शक्ति प्रबंधन के रूप में, और विश्व राज्य शक्ति प्रबंधक के रूप में छोटे छोटे राज्यों को शक्ति के लिए प्रबल बनाता है, और उनके शक्ति के लिए प्रबल बनाता है और उसे काफ़ी शक्तिशाली करने का प्रयास करता है। और ये छोटे छोटे जो बड़े विश्व राज्य संघ होते हैं, बड़े विश्व राज्य संघ होते हैं, उनमें मान लीजिए ये बड़ा विश्व राज्य संघ है, और इसमें छोटे छोटे जो देश होते हैं इनको काफ़ी शक्तिशाली करने का प्रयास करता है। कौन करता है, तो विश्व राज्य सिद्धांत काफ़ी शक्तिशाली करने का प्रयास करता है, क्योंकि इसे भी सक्षम बनाया जाता है। सक्षम इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये हमारे आदेशों का पालन करे, और उनके आदेशों के रहकर ही जो विश्व राज्य सिद्धांत है, जो विश्व राज्य सिद्धांत बनाया गया है, इसलिए बनाया कि उसे काफ़ी शक्तिशाली छोटे छोटे राज्यों को भी वे अधिकार दिया जाए जो उसे प्राप्त नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व राज्य द्वारा राष्ट्रीय संप्रभुता पर, विश्व राज्य सिद्धांत द्वारा संप्रभुता पर नियंत्रण। बोलते हैं विश्व राज्य सिद्धांत यह बोलता है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर जो संप्रभुता उस पर नियंत्रण किया जाए। मान लीजिए छोटे छोटे देश है ये अपने संप्रभुता पर कायम नहीं रह पाते हैं, इसी संप्रभुता पर कायम रखने के लिए विश्व राज्य सिद्धांत बोलता है कि अपनी संप्रभुता पर कायम रखे, इसी को विश्व राज्य सिद्धांत बोलते हैं। ये आप लोग का पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को आप लोग को डील करके बताते हैं कि इस पॉइंट को आप लोग को लिखना कैसे है। एक आप लोग को ब्रीफ जो शॉर्ट शब्दों में, संक्षिप्त शब्दों में आप लोग को बताने का प्रयास किए। अब इन लोग को आप लोग को लॉन्ग आंसर लघु रूप में आप लोग को लिखने का बताते हैं कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है। एकदम सरल तरीके से बताने का प्रयास कर रहे प्रिय स्टूडेंट, ठीक है, और काफ़ी अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करेगा। हमारा बताने का तरीका या पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो KVV स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे। देखिए पहला पॉइंट क्या था, विश्व राज्य एक संघात्मक व्यवस्था है। क्या
आपको सिर्फ पॉइंट को, जो कीवर्ड है ना संघात्मक, संघात्मक मतलब छोटे छोटे इकाइयों में बटा होगा, यानी छोटे छोटे घटक में ये बटा होगा, इसी को संघात्मक व्यवस्था बोलते हैं। कहने का मतलब है कुछ विचारकों ने विश्व राज्य के संघात्मक प्रतिमान की कल्पना की है। कुछ विचारक हैं वो विश्व राज्य के संघात्मक प्रतिमान की कल्पना की है, जिसमें से विभिन्न राज्य घटक इकाई के रूप में कार्य करेंगे। जिसमें से विभिन्न राज्य घटक होंगे वो इकाई के रूप में कार्य करेंगे, छोटे छोटे इकाई के रूप में कार्य करेंगे। जिस प्रकार अमेरिका और भारत में संघ व्यवस्था कार्य करती है। देखिए उदाहरण आप लोग को देकर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार अमेरिका और भारत में संघ व्यवस्था कार्य करती है, उसी प्रकार सभी राज्यों को मिलकर एक संघीय व्यवस्था का निर्माण करना होगा। और उसी प्रकार सभी राज्यों को मिलकर एक संघीय व्यवस्था का निर्माण करना होगा प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। तभी एक विश्व राज्य संघ का निर्माण हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व राज्य सिद्धांत की सामूहिक सुरक्षा का विकसित रूप। क्या विश्व राज्य सिद्धांत के सामूहिक सुरक्षा का विकसित रूप? तो विश्व राज्य मान्यता सामूहिक सुरक्षा की कमियों को दूर करने यानी जो इनकी कमियां थी उसे दूर करने के लिए प्रभावी सिद्ध हो सकती है। कौन? विश्व राज्य सिद्धांत जो कमियां थी उसे दूर करने के लिए, मान लीजिए एक संगठन में बंधे हुए होंगे तो वो आदेश देगा, उस जो कमी देखेगा उसको दूर करने का प्रयास करेगा। सामूहिक सुरक्षा का विचार ऐसे अव्यवस्था पैदा करने की व्यापक समस्या से जुड़ा है। सामूहिक सुरक्षा का विकास ऐसी समस्या जो पैदा हो जाती है, इसे सुलझाया नहीं जा सकता है, उसी समस्या को व्यापक समस्या से जुड़ा हुआ है, जिसे विश्व राज्य का विकास होने में मदद मिले। और बोला जाता है कि विश्व राज्य में उसे विकास होने में मदद मिलता है। और सामूहिक सुरक्षा का समर्थन ऐसे एक अस्थायी उपाय मानते हैं, और सामूहिक सुरक्षा के समर्थक एक ऐसे अस्थायी उपाय मानते हैं जिसमें से अंत में विश्व राज्य की स्थापना हो सकेगी, और अंत में विश्व राज्य की स्थापना हो सकेगी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिय स्टूडेंट, विश्व राज्य शांति स्थापित करने का एक संस्थागत प्रयास है। तो कई विचारक यह मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उसके आधिकारिक विश्व शांति स्थापित विकास शांति स्थापित करने में समर्थ होगा। कहने का मतलब ये है, जो कई विचारक बोलते हैं ना कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो होते हैं आधिकारिक विकास शांति स्थापित करने में समर्थक होते हैं। यानी बड़े राष्ट्र, मान लीजिए हम ये जो बड़े राष्ट्र है इसको सारे लोग शक्ति, छोटे छोटे राष्ट्र, ये छोटे छोटे राष्ट्र हैं, अगर ये सारे शक्ति जो है इस बड़े राष्ट्र को दे तो फिर इसके आदेशों का ये पालन करेंगे। ये जो बोलेगा इनके आदेशों को फिर ये देखेंगे, पालन करेंगे, इनके आदेशों पर ही चलेंगे। इसी बात को यहाँ दर्शाया गया है। और बोला गया अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के विकास की योजनाएं प्राय विश्व राज्य के विकास विशेष पर बल देती है। और बोलते हैं कि जो योजना बनाई जाती है एक संगठन के द्वारा बनाया जाता है, और सभी संगठन के सदस्य फिर जो उसके सदस्य होते हैं उस सभी सदस्यों उसके पालन करते हैं। और विश्व राज्य निर्माण की संप्रभुता और राष्ट्रवाद के आधार पर संघर्ष नहीं होगा। और कहने का मतलब ये है कि जो विश्व राज्य निर्माण के बाद संप्रभुता और राष्ट्रवाद के आधार पर संघर्ष नहीं होगा, क्योंकि सभी जो बड़े बड़े राष्ट्र होंगे उससे छोटे छोटे राष्ट्र उसके आदेशों का पालन करेंगे, तो कभी भी संघर्ष होने की संभावना नहीं रहेगा, समाप्त हो जाएगा। और संप्रभुता और राष्ट्रवाद के आधार पर संघर्ष कभी नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व राज्य शक्ति प्रबंधन के रूप में। कहने का मतलब है कि आज विश्व में शक्ति का असमान रूप से वितरण हो रहा है। कहने का मतलब है कि आज शक्ति का असमान रूप से वितरण हो रहा है। आजकल शक्ति इतना प्रबल हो गया कि एक छोटा छोटा बच्चा भी सोचता है कि काफ़ी शक्तिशाली। घर के उदाहरण आप लोग को देकर बताते हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई सदस्य है, ठीक है, इसके बाद आपके घर में 2 बच्चे, ठीक है, 2 बच्चे। तो आजकल देखिए स्कूल जाते हैं ना, तो स्कूल जाने के बाद ये बच्चे भी स्कूल में अपने आप को शेर समझते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि हमसे शक्तिशाली कोई है नहीं। ये बच्चा है सो इसे भी शक्तिशाली सोचता है कि उसको धौंसा के रखने का प्रयास करता है। हम बोल चाल के भाषा में अरे तू हमसे ज़्यादा ताकतवर ही कर, इसी तरह हम बोल चाल के भाषा में बता सकते हैं प्रिय स्टूडेंट। राज्यों की शक्ति को नियंत्रित और अनुशासित हम बात करें तो राज्यों के जो राज होते हैं उनको शक्ति को नियंत्रित और अनुशासित कैसे किया जाए यह सामान्य है। हम उसको इस शक्तियों को छोटे छोटे बच्चों की जो शक्तियाँ होती हैं आपको छोटे छोटे स्तर पर समझाने का प्रयास करें। आप उसे को रिलेटेड कर लीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। देखिए हम घर के स्तर पर बात किया, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो एक छोटे छोटे राज्य भी काफ़ी शक्तिशाली बनने का प्रयास करते हैं। एक छोटे छोटे अणु परमाणु बम बना के अपने आप को काफ़ी शक्तिशाली समझते हैं। उसी को
जो शक्तिशाली समझते हैं उसी को कम शक्तिशाली और उसे कम और अनुशासित कैसे किया जाए, इस बात पर यहाँ समस्या का विस्तार किया जाता है। और वर्तमान विश्व के अराजकता के विश्व राज्य की स्थापना से दूर किया जा रहा है। और ये भ्रम आजकल आदमियों का है और कई कई छोटे राज्यों का इसे ये दूर किया जा रहा है और इसे शक्ति का प्रबंध बढ़ता जा रहा है। इसे शांत करने के लिए एक संस्था का निर्माण किया जा रहा है प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका विश्व राज्य द्वारा राष्ट्रीय संप्रभुता पर नियंत्रण। आजकल के संप्रभु राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मनमाना आचरण करते हैं। देखिए, जिसके पास शक्तिशाली होता है, एक छोटा से छोटा बच्चा भी आजकल के अपने आप को संप्रभु मानने लगता है, काफी शक्तिशाली मानने लगता है। आपको बड़े स्तर पर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छोटे छोटे राज्य है वो अपने आप को ज़्यादा संप्रभु संपन्न देश मानने लगते हैं, जिसे दूसरे देशों को काफ़ी परेशानी होती है। अभी लगातार हमला हो रहा है, आप देख रहे हैं कि कई छोटे छोटे राज्य अणु परमाणु बम बना रहे हैं, जिसे वो अपने आप को शक्तिशाली दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, अपना मनमाना आचरण कर रहे हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय जगत की सारी शक्ति भंग होती है। यदि राज्यों को व्यक्तिगत संप्रभुता को एक विश्व राज्य के सुपुर्द सौंप दिया जाए, जो सारी शक्तियां हैं, ये किसी संप्रभुता को एक विश्व राज्य को सौंप दिया जाए तो ये समस्या सुलझ सकती है। अगर मान लीजिए बच्चा ही, मैं आपको सबसे बच्चे के समझाने, ये मान लीजिए उसके घर के पिताजी हैं, ठीक है, ये पिताजी हैं, ये बच्चे हैं, दो बच्चे। अगर ये जो दो बच्चे की जो शक्तियाँ, ये दो बच्चे की शक्तियाँ इनके पिताजी के पास सौंप दिया जाए, तो जब पिताजी इनके ये शक्तियाँ सौंप दिया जाएगा तो ये पिताजी फिर इन बच्चों को समझाने का प्रयास कर, कहीं ना कहीं पिताजी से प्रभावित कर, ये बच्चे हैं तो ये पिताजी के बातों को मान, जैसे आप लोग को खोटा भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं, तो बोले अरे पापा हमारे बड़ी हार्ड हो, हमारे बड़ी मारो हो, तो मान लीजिए जो शक्तियां हैं, जब ये बच्चे पिताजी हैं जो बोलेंगे नहीं अरे तुमको ऐसा काम नहीं करना है, तो ये बात को कहीं ना कहीं समझेंगे, तो ये समझेंगे तो फिर उसकी समस्या को सुलझ सकते हैं। जब ये इनके दो बच्चे पास ये पावर नहीं रहेगा, इनके पिताजी के पास यानी पापा के पास रहेगा, तो आपकी समस्या काफ़ी हद तक सुलझ जाएगी, आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। उसी हम विश्व स्तर की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बड़े राष्ट्र है, ठीक है, ये बड़े राष्ट्र है, ये छोटे छोटे राष्ट्र है। अगर मान लीजिए कि ये जो छोटे छोटे राष्ट्र हैं, इस छोटे छोटे राष्ट्र को अगर हम ये बड़े राष्ट्र को अपनी शक्तियां दे दें, तो कहीं ना कहीं फिर ये जब इसको लीड करेगा तो इनको बातों को मानने, तब लड़ाई झगड़ा की संभावना बहुत ही कम हो जाएगा, यानी समाप्त हो जाएगा। प्रिय स्टूडेंट, यहाँ इसी बात को दर्शाया गया है। इस संदर्भ में बात करें तो जो क्रेस सेबर का मत है कि जो क्रेस सेबर है उनका मत है, किसी भी बड़े भयानक युद्ध की संभावना को तब तक दूर नहीं किया जा सकता जब तक संप्रभु आत्मनिर्णायक राज्यों की व्यवस्था को विश्व राज्य की स्थापना द्वारा स्थानांतरित नहीं कर दिया जाता। हम बोल सकते हैं कि हम जब तक इसका आत्मनिर्भर राज्यों की व्यवस्था का विश्व स्थापना द्वारा हस्तांतरित नहीं करते, शक्तियाँ बांट नहीं देते, तब तक हम इसकी युद्ध की संभावना करते रहते। जब इनकी शक्तियाँ किसी बड़े राष्ट्र के हाथों में दे देते हैं तब युद्ध की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। अब नेक्स्ट है विश्व राज्य की उपयोगिता। देखिए विश्व राज्य की उपयोगिता क्या है, ठीक है, अगर इतने समझने के बाद आप लोग को समझ विश्व राज्य की उपयोगिता क्या है। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो KVV स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दे प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। देखिए विश्व राज्य की उपयोगिता क्या हो सकता है, इतनी बातों को समझाने के बाद आप लोग को पता चल जाएगा विश्व राज्य की उसकी उपयोगिता क्या हो सकता है। सबसे पहले उपयोगिता हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना करना। कोई भी एक संगठन होता है, सबसे पहला उसका उद्देश्य, सबसे पहला उसका मोटो, सबसे पहला उसका कर्तव्य होता है कि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापना करे। और आपके छोटे स्तर पर समझाने का, आपके घर के स्तर पर समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपके पिताजी का उद्देश्य होता है कि घर में शांति व्यवस्था बनाए रखें, तभी हम विकास कर पाएंगे। इसी तरह जस्ट आप उसके ऊपर पद पे चले जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था स्थापित रहेगा, तब आप काफ़ी जल्दी आप विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक विकास संभव पाएगा जब हम शांति स्थापना घर में रख पाते हैं, तो उस घर की प्रगति, उस घर के उद्देश्य काफ़ी चरम सीमा पर भी पहुंच जाता है। इसी तरह हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो आर्थिक विकास संभव हो पाता है तो उस घर का विकास काफ़ी तेजी से हो जाता है प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। आर्थिक विकास काफ़ी संभव हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व राज्य के द्वारा उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से मुक्ति।
जब हम घर में ही देखें, अगर हम किसी से बंधे हुए, हमारा घर एक मत से चल रहा है, एक विचार से चल रहा है, एक सोच से चल रहा है, ना हम किसी का उपनिवेशवाद का गुलाम हो रहे हैं, ना किसी दूसरे व्यक्ति का हम शिकार हो रहे हैं, ना किसी दूसरे व्यक्ति को बातें को सुन रहे हैं, तो हमारा घर काफ़ी तेज़ी से विकास करेगा। उसी तरह हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, हम अगर किसी देश का गुलाम हो जाते हैं तो हमें उसके बातों को लेकर चलना होगा, उनके हम अनुसार चलना होगा, और एक साम्राज्यवाद से मुक्ति हम नहीं ले सकते। एक हम साम्राज्यवाद की जकड़ों में जकड़ जाएंगे, हम उसे मुक्ति नहीं पा सकते। इसी बात को यहाँ दर्शाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व राज सिद्धांत युद्ध रोकने का अंतिम उपाय। जब आपके घर में सहमति बन जाती है तो आपके घर में लड़ाई कभी नहीं होगा। ये सच है, उदाहरण अपने घर में भी आप देख सकते हैं। जब घर में शांति व्यवस्था बना रहता है, जब घर का एक फैमिली टाइट रहते हैं, यानी कठोर होते हैं, तो उनके आदेशों को सभी लोग पालन करते हैं, उनके आदेशों को कोई अवहेलना नहीं करता। उसी तरह जस्ट अपोजिट देख सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई एक मजबूत विश्व संगठन है, जैसे अभी हम उदाहरण के तौर पर बोल सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 1945 में हुआ था। इस तरह एक मजबूत, वो कभी काफ़ी हद तक युद्ध को शांत करने में, कई देशों को शांत करने में उसकी भूमिका काफ़ी महत्व, क्योंकि सभी देश अभी वर्तमान में इनकी सदस्य संख्या 193 है। 193 जो देश है ना, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ UNO है, ठीक है। इसके सदस्य संख्या 193 है, ठीक है। ये 193 देश इनकी जो चार्टर में जो इनके शर्त लिखे हुए, इन शर्तों का, उद्देश्यों का पालन कौन 193 देश करते हैं, क्योंकि इनके 193 देश करते, तो इस UNO की जो अंदर जितने भी ये सदस्य देश 193 सदस्य देश हैं, इनके अंदर कभी भी लड़ाई झगड़ा की संभावना नहीं बनेगा, क्योंकि ये युद्ध रोक सकते हैं और इनके आदेशों का जो पालन करेगा ये 193 देश, कभी युद्ध नहीं होगा। और युद्ध रोकने का ये एक अंतिम उपाय है, इसलिए ये कोई भी संगठन बनाया जाता है क्योंकि युद्ध कभी ना हो। इस तरह ये आपका लेसन समाप्त हो गया। अगर हमारा बताने का तरीका अच्छा लगा तो KVV स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे। जय हिंद, जय भारत।